भारतीय राजनीति में पढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं आगे नागरिकता कानून। हमने जो भी टॉपिक अब तक पढ़ा है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा है, भारत का राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, सब में लिखा होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो आज हम जानते हैं कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन जो है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसी संबंध में जो भारतीय नागरिकता कानून 1955 बना हुआ है, हम उस पर आज एक नज़र डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नागरिकता कानून 1955 क्या है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी हमारा जो नागरिकता कानून है वो नागरिकता कानून 1955 में बना हुआ है, तो नागरिकता कानून 1955 के नाम से ही वो जाना जाता है। संविधान के आर्टिकल 11 ने संसद को ये अधिकार दिया है कि संसद जो है वो नागरिकता के संबंध में पैमाना तय कर सकती है, यानी नागरिकता की परिभाषा क्या होगी, भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं या भारत के लिए जो नागरिक होंगे भारत के, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये तय करने का जो अधिकार है आर्टिकल 11 ने संसद को दिया हुआ है कि संसद ये तय करे कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सटीक बैठती है। और इसी अधिकार के तहत संसद नागरिकता कानून 1955 लेकर आई, यानी आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता कानून 1955 जो है वो बना हुआ है। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ध्यान रहे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, तो जो भी संवैधानिक रूप से जो भी चीज़ें लागू होगी वो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होगी। और इसी के अंदर आर्टिकल 11 के तहत जो नागरिकता कानून 1955 बना हुआ है उसमें भी ये तय किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा और उनकी नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें नागरिकता कानून 1955 में लिखी गई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नागरिक होने की शर्त क्या है। इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत नागरिक होने की कुछ शर्तें रखी गई है और इस कानून में नागरिकता के आधार तय किए गए हैं, जैसे जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, प्राकृतिक और भूमि अर्जन। अब उन्हें थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता क्या है। जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने का मतलब ये है कि जो 1955 का एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जन्म को भारत की नागरिकता का आधार मानते हुए कहा गया कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब 1950 26 जनवरी के बाद में अगर किसी का भी जन्म भारत में हो गया तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस नियम से मुश्किल ये हो गई थी कि माता पिता के बारे में कोई भी सटीक नियम नहीं थे। अब जब माँ और बाप के बारे में सटीक नियम नहीं है, पेरेंट्स के बारे में कोई सटीक नियम नहीं है, तो फिर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो भारत का नागरिक है। हो सकता है वो दोनों ही बाहर के नागरिक हों, यानी माता जो है वो रूस की हो सकती हैं, पिता जो हैं वो जर्मनी के हो सकते हैं। तो फिर हम इन दोनों का जो बच्चा है वो भारत में अगर पैदा हुआ है किसी भी कारणवश मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या कैसे भी अगर वो भारत में पैदा हुआ तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होने लग गई थी इस नियम के बाद में कि जो जन्म है वो भारत में हो गया तो उसकी जो नागरिकता है वो भारत की हो जाएगी, लेकिन माता पिता के बारे में इसकी कोई भी परिभाषा जो है वो तय नहीं की गई थी। अब इस नियम के बाद में हालात ये थे कि अगर किसी विदेशी का बच्चा भी भारत में होता है तो अपने आप संवैधानिक तौर पे उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, चाहे वो कितने ही टाइम रहा है। हालांकि जन्म हो गया तो उसकी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और फिर इसमें 1986 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और इस संशोधन में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद में पैदा हुआ जो भी शख्स होगा वो भारत का होगा, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक जो है वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यहाँ पर माता और पिता के बारे में, उनके पेरेंट्स जो है बच्चे के, उस माता पिता के बारे में एक परिभाषा लिखी गई कि दोनों में से कोई भी एक, चाहे तो माता है वो हो सकती है भारत की नागरिक और चाहे तो पिता हो सकता है, दोनों में से कोई भी अगर एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होगा तो ही बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा। 1986 के बाद में 2003 में फिर से एक संशोधन किया गया इसमें और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में
पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों में से दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यहाँ अवैध प्रवासी का मतलब क्या है कि प्रवास के सारे कानूनी कागजात उसके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो वैध तरीके से भारत में न रह करके अवैध तरीके से भारत में रह रहा है। अवैध तरीके का मतलब है कि उसके पास कोई भी कानूनी कागजात नहीं है, भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी कानूनी कागजात उसके पास नहीं है, कानूनी प्रक्रिया वो कागजातों की कोई पूरी नहीं कर रहा है, उसको अवैध प्रवासी माना गया है कानून के हिसाब से। तो माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, या फिर दोनों ही जो हैं वो भारत के नागरिक होना जरूरी है। 2003 के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था भारतीय नागरिकता कानून 1955 के अंदर। अब बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता की, कि वंश के आधार पर किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाती है। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में विदेश में जो पैदा हुआ व्यक्ति है वो भी भारत का नागरिक होगा, लेकिन जिसके पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हों। यानी अगर पिता केवल भारत के नागरिक होंगे, वही व्यक्ति है और वो विदेश में पैदा हुआ है, यानी कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, जो मूल तौर से भारत का नागरिक है, लेकिन वो चला गया मान लीजिए यूएसए, और यूएसए में उसने शादी कर ली और वहाँ पर उसको कोई बच्चा होता है, तो इस बच्चे की जो नागरिकता है वो भारत की होगी। यानी पिता अगर भारत का है तो नागरिकता किसकी होगी? भारत की होगी। अब ये समझिए कि यहाँ पर मेल जो है वो भारत का है, अब फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फीमेल कहाँ की है, कोई भी नहीं पूछ रहा है उस चीज़ को। तो इसको एक तरीके से देखें तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो है उसका उल्लंघन है। यानी आर्टिकल 14 के अंदर क्या है? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार यानी लिंग के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर किसी को भी जो है वो अलग नहीं समझा जा सकता, उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जब ये बात लिखी गई कि वंश के आधार पर कि 26 जनवरी 1950 के बाद में विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके केवल पिता भारत के होंगे, तो ये लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण था, जो आर्टिकल 14 को पूरी तरह से खारिज कर रहा था। इसलिए 1992 में इस एक्ट में फिर से संशोधन हुआ और ये प्रावधान जुड़ा कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, जिसके माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। यानी दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। वो व्यक्ति जो है चाहे विदेश में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद इसमें एक और संशोधन हुआ और उसमें ये जोड़ा गया कि नागरिकता जो है वो तभी मिलेगी जब पैदा होने के साल भर के अंदर उस देश की भारतीय एम्बेसी में उस बच्चे को रजिस्टर करवाया जाए। यानी हर देश के अंदर एक अलग अलग नेशनल एम्बेसीज होती है, जैसे यूएसए में है तो वहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी होती है। उस इंडियन एम्बेसी के अंदर भारत के जो भी नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनको अपने बच्चे को वहाँ रजिस्टर करवाना रहता है, कि भारतीय एम्बेसी में जाकर के बताए कि ये हमारा बच्चा है, इसका ये नाम है, उसको वहाँ पर रजिस्टर करवाना रहता है, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। और वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। यदि 1 साल से बाहर वो रजिस्टर करवाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद इस एक्ट के अंदर एक और जो आधार दिया गया है वो है पंजीकरण का आधार। या पंजीकरण के आधार का मतलब क्या है कि पंजीकरण से जो है वो भारत का नागरिक हो सकता है, और पंजीकरण के आधार पर भी भारत का नागरिक होने का अधिकार मिलने का नियम जो है वो इस एक्ट के अंदर दिया गया है। इस एक्ट में जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी शख्स ने अगर भारत के नागरिक से शादी की है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब कोई भी बाहर का व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई यहाँ ब्रिटेन का नागरिक है, कोई भी ब्रिटेन का नागरिक है, उसने भारत के नागरिक से शादी कर ली, उसने भारत के नागरिक से शादी की, तो इस ब्रिटेन वाले को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन शर्त क्या रहेगी? इसके लिए भी शर्त ये थी कि जिस नागरिक से शादी हो रही है, यानी भारत के जिस नागरिक से शादी हो रही है वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। यानी ये जो भारत का नागरिक है वो कम से कम पिछले 7 सालों से लगातार भारत में रह रहा हो, तभी इसको भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा इसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन जो लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं।
सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अवैध प्रवासी जो है वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। और अवैध प्रवासी का यहाँ मतलब क्या है कि इस एक्ट के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो बिना जरूरी कागजों के भारत में रह रहे हैं या वीज़ा की अवधि उनकी ख़त्म हो गई है, यानी वो यूएसए से वीज़ा लेकर के आए हैं और उनका वीज़ा था मान लीजिए 6 माह का, उनके वीज़े को ख़त्म हुए आज हो गए 1-1 साल हो गए हैं और वो फिर भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो वीज़ा की अवधि ख़त्म होने के बाद भी जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। यहाँ पर अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी को द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के तहत या तो जेल भेजा जा सकता है या वापस उसके देश डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी इसके लिए भी अवैध तौर पर जो भी भारत में रह रहे होते हैं उनके लिए भी 2 एक्ट बने हुए हैं। एक तो है द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और दूसरा है द पासपोर्ट इनटू एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, द पासपोर्ट एक्ट जिसको कहते हैं 1920। इसके तहत या तो उनको जेल भेजा जा सकता है या फिर उनको वापस उनके देश में भेजा जाएगा। इसके साथ ही ऐसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता समाप्त करने के नियम भी तय किए गए थे। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ नागरिकता देने के कानून है, नागरिकता समाप्त करने का कानून भी भारतीय संविधान के अंदर है, इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। जानते हैं, देखिए वो कैसे भारत की नागरिकता जो है वो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत की नागरिकता जो है उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अगर मेन तौर पे जाने तो 3 तरीकों से भारत की नागरिकता है उसको समाप्त करने के नियम भी इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। पहला तो है कि स्वैच्छिक त्याग, इसका मतलब ये होता है कि आप खुद से अपनी नागरिकता छोड़ दें। दूसरा होता है टर्मिनेशन, यानी आपकी नागरिकता जो है वो सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दी जाए। बर्खास्त कब की जाएगी कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता आपसे छिन जाएगी। और एक तीसरा जो तरीका था वो ये था कि आपकी नागरिकता से खुद को वंचित करना, कि सरकार आपकी नागरिकता आपसे छीन सकती है कि यदि नागरिक किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, जैसे कि आप किसी दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रहे हो या चलते युद्ध में देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो भारतीय सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। ये 3 तरीके ऐसे होते हैं जब आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। और इनमें मुख्य तौर पर जो प्रचलन में है फिलहाल वो यही है कि टर्मिनेशन, यानी आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता संवैधानिक तौर पे अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि आप एक साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ऐसा प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर। तो ये थी भारतीय नागरिकता को लेकर के कुछ जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।